मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शुरू करते हैं आज दिन की सब तो वड्डी न्यूज़ के नाल। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किसान भैन भाई ने पंजाब विच, उन्होंने ਅਸੀਂ मुबारकबाद अज कहते हैं कि मोदी साहब ने अज अपना फैसला बदलिया कि ਜਿਹੜੇ लॉज लैके आना चाहते सन, उन्होंने ਹੁਣ कहता है कि वो नहीं लैके आवेंगे। सो ਜਿਹੜੇ भैन भाई पंजाब विच लड़ रहे सन अपने हक वास्ते, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाइयाँ। नाज़रीन, कोर्स की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट देते जाएं। और इस वीक हम शुरू करते हैं एमनेस्टी के साथ। और अनफॉर्चुनेटली इतनी गुड न्यूज़ नहीं है एमनेस्टी के हवाले से। जैसे हमने लास्ट वीक देखा कि अटैक्स हुए हैं लिवरपूल में, एक टेररिस्ट अटैक, जहां एक अफराद ने कोशिश की है एक्सप्लोजन करने की हॉस्पिटल में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका टैक्सी ड्राइवर की वजह से। इस वीक प्रीति पटेल ने इंटरव्यू दिया है जहां उसने ये कहा है कि ये जो सारी प्रॉब्लम है, इस जड़ की प्रॉब्लम वो है माइग्रेंट्स और जो हमारा इमिग्रेशन सिस्टम, जहां एक असाइलम सीकर की जो एप्लीकेशन है, जब वो रिफ्यूज़ होती है, बार बार लॉयर्स अपील्स दर्ज करते जाते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उसने कहा है। और उसका ये कहना है कि मैं अपनी तरफ से इसको ज़्यादा टाइट करूँगी और माइग्रेंट्स के लिए ज़्यादा मैं मुश्किल करूँगी कि माइग्रेंट्स इस मुल्क में ना आएँ, और जिनके एप्लीकेशन यहाँ रिफ्यूज़ हो जाते हैं हम उनको जल्दी से निकाल सकें। सो इसलिए एमनेस्टी के हवाले से ये बैड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट अभी भी ये कह रही है कि जी हम सख्ती करना चाहते हैं। सो इसलिए जो बहन भाई अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको यहाँ हो गए रहते हुए 5, 7, 10, 11, 12 साल, आप सोच रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। और जैसे मैं हमेशा आपको अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपने पिछले 2-3 सालों में एप्लीकेशन सबमिट की थी और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है और आपकी जो सूरत हाल है वो बदले नहीं है, फिर मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं है कि आप एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर आप यहाँ रह रहे हैं और आपने कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं सबमिट की, फिर तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ फ़ौरी तौर पर आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर दें। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आपकी हिस्ट्री बढ़ती जाएगी यूके में। लेकिन जहाँ तक एमनेस्टी की बात है, अगर आप समझते हैं कि जी हम एप्लीकेशन डाल देंगे और एमनेस्टी आ जाएगी और हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये मेरे ख्याल में नहीं होगा। सो इसलिए प्लीज़ जो सोशल मीडिया पर आप वीडियोस देखते हैं और आपको एडवाइस मिलती है, उन पर प्लीज़ ज़्यादा तवज्जो ना ही दें, आपके लिए बेहतर होगा। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, अपडेट्स मैं आपको साथ साथ देता जाऊँगा, लेकिन देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, हम यूरोपियन हैं, तो हमने पहले प्री सेटल के लिए एप्लीकेशन डाली थी और 5 साल पूरे हो गए हैं सेटलमेंट के लिए डाली है। तो जब अपनी एप्लीकेशन डाली है ना, तो मैं ऑनलाइन कर रहा था, तो वो ऑनलाइन पिक नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने एक ऑप्शन था कि आप बाई पोस्ट ना पेपर भेज सकते हैं। ठीक है, मैंने उसको क्लिक किया और बाद फिर मैंने ना वो उसको किया, तो वो ऑनलाइन ना उसने सारे पेपर मेरे से ले लिए ना। और दूसरी भी एप्लीकेशन भाई सबमिट होकर जो ऑनलाइन करते हैं ना, जी 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 उसमें जी। तो मैंने ये पूछना था, जो पहली एप्लीकेशन मेरी थी, तो उन्होंने अभी ईमेल मुझे भेजी है कि अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें अपने भाई जो आपने उधर ना डाले हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये मैं पूछना था कि मेरी दूसरी जो लास्ट मैंने की थी एप्लीकेशन, उसका सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट उन्होंने भेज दिया। तो पहले का कोई मसला तो नहीं है कि उसको रहने दूँ या क्या करूँ, प्लीज़ इसलिए ज़रा क्लैरिफाई कर दें। और दूसरा ये है कि बस ठीक है, चलिए यही बताएं। ठीक है। मेरे ख्याल में आपने दूसरे शो पर भी कॉल की थी और ये सवाल पूछा था, मैं देख रहा था। जी, 2 एप्लीकेशन डाली है। एक जो है वो जो ठीक है, डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट भेजते हैं, ठीक है। जी जी और दूसरी जो है वो ऑनलाइन ही सारे उन्होंने कर दिए स्कैन ना,
फोटो भी ले ली है, ठीक। पासपोर्ट की भी कर ली है, सारा कुछ मसला हो गया, उसकी भी उन्होंने एक्नॉलेजमेंट भेज दी है। तो दूसरी के लिए जो पहली डाली थी वो उसके लिए आप मांग रहे हैं कि अपना वो बाई पोस्ट भेज दो। तो ये ठीक है, पूछना मैं था समझ तो गया। उसको बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। ब्रेक से पहले एक भाई ने सवाल पूछा है, जहां वो बता रहे थे कि उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की ईयू सेटलमेंट स्कीम के ऊपर, और उसके बाद मेरे ख्याल में गलती के साथ उन्होंने एक और एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी ईयू सेटलमेंट स्कीम के ऊपर। अब पहले एप्लीकेशन में उन्होंने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दी हुई है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए हुए हैं, और मेरे ख्याल में दूसरे एप्लीकेशन में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हुए हैं। अब होम ऑफिस उनसे मांग रही है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अब इस सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल। अगर पहले एप्लीकेशन में आपने सब कुछ फुलफ़िल कर दिया, सारा क्राइटेरिया, आपने अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दी हुई है, वो उन्होंने वेरीफाई करके आपको वापस पोस्ट कर दी है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए हुए हैं, वेरी सिंपल, आप ईयू सेटलमेंट स्कीम हॉटलाइन पर कॉल करें, उनको अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दें दोनों एप्लीकेशंस का, और उनको कह दें कि प्लीज़ जो दूसरा एप्लीकेशन है मैं उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ। आप ख़ुद भी बल्कि कर सकते हैं, जब आप लॉगिन करें ईयू सेटलमेंट स्कीम के ऊपर, जो आपका एप्लीकेशन लॉगिन होता है, वहाँ आपके सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, और वहाँ आपको एक बटन मिलता है जहाँ आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे एप्लीकेशन को विड्रॉ करने से पहले आप कॉल कर लें, उनको एक्सप्लेन कर दें, और जैसे ही वो आपको कन्फर्मेशन दे दें कि जी आप ये एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें, फिर आप वो कदम उठा लें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि हमारा 7 ईयर बेस पे हुआ था, तो हमारी पहली एक्सटेंशन जो है ना वो हमने भेजी हुई है, हमारा फी वेवर अप्रूव हुआ था, तो हमने 10 अक्टूबर को भेजा है। ठीक है, ठीक तो है। मैंने पूछना था कि उसमें टाइम कितना लग रहा है एक्सटेंशन में। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे जो है ना वो फी वेवर मैंने कहा कि वो अप्रूव हुआ है, तो हम ना पब्लिक फंड ले रहे थे पहले। जी जी। तो अगर जब हमारे कार्ड बन के आ जाएंगे जब, तो बंदा अगर पाकिस्तान में जब जाता है बैक होम, तो एक्सटेंशन जब नेक्स्ट आएगी तो उसमें वो पूछते हैं फॉर्म में कि भाई आप मुल्क से गए थे, बाहर उधर से गए थे, तो कितनी देर के लिए गए थे, क्यों गए थे। तो उसमें वो प्रॉब्लम तो नहीं होती कि वो पूछे कि ये बंदे पब्लिक फंड ले रहे हैं और पाकिस्तान में या मुल्क से बाहर कहीं और गए हैं, तो वो ये कैसे अफोर्ड किया है। ये मैंने पूछना था, ये मेरी दोस्त है। नहीं, अभी आपकी नवाज शरीफ की तरह जायदाद तो नहीं ना पड़ी हुई पाकिस्तान में, करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं या हैं? जायदाद तो कोई नहीं पड़ी हुई है उधर, तो ठीक कुछ नहीं है, है उधर, तो कोई ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपने फीवर के लिए अप्लाई किया, वो सक्सेसफुल हो गया वो एप्लीकेशन, अब आपने एक्सटेंशन की एप्लीकेशन सबमिट की है मेरे ख्याल में 10 अक्टूबर को, और अब आप पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगता है वीज़ा आने में। यूजुअली होम ऑफिस की जो पॉलिसी है वो है 6 मंथ्स, और आजकल मैं यही देख रहा हूँ कि पूरे 6 मंथ्स लग रहे हैं। चंद एप्लीकेशंस में 8 माह भी लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब थोड़ी सी नॉर्मेलिटी वापस आ गई है यूके में, मैं ये देख रहा हूँ कि 6 मंथ्स के अंदर एप्लीकेशन डिसाइड हो रहे हैं। कोई एप्लीकेशन पहले भी डिसाइड हो रहे हैं, लेकिन 90% ऑफ एक्सटेंशन एप्लीकेशन मैं ये देख रहा हूँ कि विदिन 6 मंथ्स वो डिसाइड हो रहे हैं। अभी मेरे एक क्लाइंट थे, उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी, और इस वीक उनका वीज़ा आ गया है। 6 मंथ्स और मेरे ख्याल में 2 वीक्स लगे हैं वो एप्लीकेशन डिसाइड होने में। से इसलिए आप अपने जहन में 6 मंथ्स रख लें। अब जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है कि जब आप दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, होम ऑफिस आपको रिक्वेस्ट टू पब्लिक फंड्स देगी या नहीं, और क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं
पाकिस्तान आते जाते रहे हैं, आपको ये फ़िक्र है कि होम ऑफिस ये ना कहे कि जी अगर आपके पास पैसे हैं पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए, आपको बेनिफिट्स की ज़रूरत नहीं। जो आज की सूरत हाल में होम ऑफिस देखती है आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, और वो है अफोर्डेबिलिटी के ऊपर कि आप अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं या नहीं। पहले क्या होता था, कोरोना से पहले जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते थे फॉर रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, जो क्राइटेरिया था वो कुछ और था, वो था डेस्टिट्यूशन का, और वो काफ़ी एक सख्त और हाई क्राइटेरिया था, जहां आपको साबित करना था कि आपके पास रिहाइश नहीं है और आप अपने जो अखराजात हैं हर दिन के वो पूरे नहीं कर सकते, और वो बहुत ही मुश्किल था, समझने नामुमकिन, जहां होम ऑफिस किसी को बेनिफिट्स नहीं देती थी। लेकिन पिछले साल जब कोर्ट की जजमेंट आई, कोर्ट्स ने ये कहा कि ये अफोर्डेबिलिटी पर होना चाहिए ये फ़ैसला, कि अगर एक बंदा अपने अखराजात या अपने एसेंशियल लिविंग नीड्स पूरे नहीं कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता होम ऑफिस एप्लीकेशन, फिर आपको उसे देना चाहिए बेनिफिट्स। अब जब आप अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन के लिए, उस टाइम विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट ईयर, वो देखेंगे कि आपकी जो इनकम आमदनी कितनी थी और आपके अखराजात कितने थे। और अगर आपकी आमदनी ज़्यादा थी, फिर आपको रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स नहीं देंगे। जो आपने ट्रैवल किया, आते जाते रहे हैं, उसमें वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ करें 1 साल में 5 या 6 चक्कर लगाए हैं पाकिस्तान को, या विद इन 2.5 ईयर पीरियड आप 5-6 दफ़ा गए हैं, फिर तो वो कह सकते हैं कि जी आप आते जाते रहे हैं, ये पैसे आपने कहाँ से लिए, आपने ट्रैवल एयर टिकट बुक की, ये पैसे आपने कहाँ से लिए, हम नहीं समझते आप हकदार हैं बेनिफिट्स के लिए। तो इसलिए जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, मेरी आपसे यही एडवाइस होगी, जो पिछला साल होगा उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, कि मेक श्योर करिएगा कि आपके जो आमदनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सके फॉर रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यो लाइव वन है। हेलो, कामरान साहब बोल रहे हैं? जी कामरान साहब बोल रहे हैं, जी फरमाइए। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा सवाल था कि आपसे बात करूं। मैं यहाँ इंडिपेंडेंट होल्डर हूँ 2010 के बाद। ठीक है, जी। सो मेरा इनकम ये है कि मेरा जो मैं इंडियन नेशनल हूँ और अभी मैं ब्रिटिश नेशनल लिया है। पर मेरी वाइफ मतलब मेरा मतलब मैरिज हुई है 2010 में। मेरा वाइफ है नेपाल से। उनको मैं अभी, क्योंकि मेरा इतना इनकम नहीं है कि उनको मैं बुला सकूँ, अभी थोड़ा सा स्लोली मेरी इनकम बढ़ रही है अभी। ठीक है, अभी आपकी एज कितनी है भाईजान? तो उसमें वो यहाँ विजिट करना चाहती है। अभी मेरा शादी हुए लगभग 12-11 साल हुए अभी तो हुई है, क्योंकि मेरा इनकम नहीं तो मैं बुला नहीं नहीं ठीक पा है, रहा हूँ। मुझे ये बताएं भाईजान, आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी 43 है। ठीक है, ठीक तो है, उनको वो आना चाहती है कि देखना चाहती है यूट्यूब ठीक है, मैं आपको, क्या है। ठीक तो है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? मैं अभी लगभग अभी 2-3 साल में अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी सेफ हूँ। अभी तो मेरे तनख्वाह 18,000 है, लेकिन 18,000 से ऊपर नहीं हो रही है। ठीक है, अभी शायद अगले 2-3 साल में मेरा शायद सेफ्टी पार्टी हो जाऊंगा, मेरा शायद तनख्वाह जी 25,000 हो सकती है। ठीक है। और मुझे ये बताएं, एनी हेल्थ कंडीशंस? नहीं, मेरे को कोई भी हेल्थ नहीं है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने मुझे बताया है कि आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होल्डर हैं और आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहती है, लेकिन आप नहीं कर सके क्योंकि आप 18,600 रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते। अब आपकी वाइफ यहाँ आना चाहती है, विजिट वीज़े के लिए घूमना चाहती है यूके, और आप पूछ रहे हैं कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होंगी। अब देखें, जहाँ तक विज़िट वीज़े का एप्लीकेशन होता है, एज अ स्पॉन्सर जो आप हैं, आपने सेटिस्फाई करना होगा एंटी क्लेम्स ऑफिसर को कि आप अपनी वाइफ के अखराजात उठा सकते हैं और आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। वो तो हर शख्स के पास 1-2,000 पाउंड तो होता है, सो वो प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा, आपने दिखाना है कि आपके पास रिहाइश है जहां आपकी वाइफ रह सकती है, सो वो भी बड़े आराम के साथ हो गया। प्रॉब्लम्स आती हैं जब एप्लीकेंट की तरफ से उन्होंने सेटिस्फाई करना होता है कि जी हम अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से, हमारा जो मकसद है वो एक ही है कि हम यहाँ आएंगे विज़िट के लिए और हम वापस जाएंगे टू आवर होम कंट्री। और ये मेन चीज़ होती है, आपने साबित करना है कि अगर आपको वीज़ा दिया जाता है
आप वापस जाएंगे एट द एंड ऑफ योर विज़िट। उसके लिए आपने ये साबित करना होगा कि अगर आपके पास कोई घर है इंडिया, नेपाल या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो आप लगा सकते हैं प्रूफ। अगर आपके पास सेविंग्स हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ज़मीन है जिसकी कीमत बहुत बड़ी है वो भी आप प्रूफ लगा सकते हैं। देखें जी मेरे पास इतने बड़े पैसे हैं और ये मेरी टाइज़ है मेरी होम कंट्री में, मैं यहाँ नहीं आऊँगा या मैं यहाँ नहीं आऊँगी यूके में रहने के लिए, मेरा जो मकसद है वो खाली है विज़िट करने का और मैं वापस चली जाऊँगी। लेकिन अगर आपकी वाइफ अप्लाई करती है विजिट वीज़े के लिए, मेरे ख्याल में ये वेस्ट ऑफ मनी होगा, क्योंकि जो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर है वो कहेगा कि जी आपका जो हस्बैंड है वो यूके में रहता है और हम समझते हैं कि आप अगर आपको हम वीज़ा देंगे आप वापस नहीं जाएंगी। सो इसलिए मेरे ख्याल में विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर आप अपनी इनकम बढ़ा सकें, आप एक नई जॉब शुरू कर लें पार्ट टाइम, एक लोकल चिकन चिप शॉप में आप काम कर सकते हैं, डिलीवरी ड्राइवर जॉब आप कर सकते हैं, 6 माह की पे स्लिप वो भी साथ लगा के, वो जो आपकी पहली जॉब है उसको सारा इकट्ठा करके अगर आप 18,600 सेटिस्फाई करते हैं फिर आप बड़ी आसानी के साथ आपकी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जो बहन भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं और 18,600 इनकम को सेटिस्फाई नहीं करते, अगर आपके पास कोई हेल्थ कंडीशन भी है, उस सूरत हाल में भी आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं अगर आप 18,600 इनकम को सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि एंटी क्लियरेंस ऑफिसर के पास एक डिस्क्रेशन भी होती है जहां अगर कोई एप्लीकेंट रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करता अंडर आर्टिकल 8 अंडर ह्यूमन राइट्स वो वीज़ा दे सकते हैं। सो इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी विजिट वीज़े के लिए ना अप्लाई करें, एक सोलिसिटर को एक दफ़ा मिल लें, उसके साथ बैठ के एक स्ट्रेटजी बना लें कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी कि आप अपनी वाइफ को बुला सकें यूके में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। या हेलो एक्चुअली मेरे पास पीआर है 1990 से। जी जी मैंने नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सिस्टर आपकी एज कितनी है? मेरी 55 प्लस है। 55 प्लस। या मेरी मैरिज जो ब्रिटिश से हुई थी तो जी, मेरे जी। पास 3 बच्चे हैं यहाँ बोर्न एंड ब्रॉट अप। ठीक है। तो मैं किसी कारण पीआर तो मिल गई थी पर मैंने नेशनलिटी अप्लाई नहीं ठीक की है। थी, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहती हूँ क्या? बहुत जल्दी आप अप्लाई कर रही हैं 31 साल बाद। या ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, जो मेन चीज़ है आपने पास करना होगा B1 टेस्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और लाइफ इन द यूके टेस्ट। सो द 2 टेस्ट B1 एंड लाइफ इन द यूके। उसके साथ साथ आपने जो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है वो भी आपने सेटिस्फाई करनी होगी कि पिछले 5 सालों में आपने यूके से बाहर 450 डेज़ नहीं गुजारे, इन द लास्ट 12 मंथ्स आपने 90 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं गुजारे। अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो नेशनलिटी ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। जी कामरान साहब, मुझे ना 2.5 साल का ना लीव टू रिमेन वीजा मिला हुआ था। ठीक है। 4 मेरे बच्चे हैं जी जी और मैं और मेरी वाइफ हम 6 पर्सन है। तो कामरान साहब मेरी ना वो आई थी जो है ना न्यू करवाने के लिए मैंने भेजा हुआ है। जी जी। तो उसको ना 9 माह हो गए हैं, लेकिन उसमें से मेरी बेटी का वीजा आ गया अच्छा। लास्ट वीक। जी जी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और हमारा कोई आंसर नहीं आ रहा अभी तक। 10वां माह लग गया। ठीक है। और जहाँ तक बेटी का एप्लीकेशन है, आपने कोई चिट्ठी भेजी थी कि प्लीज़ उसके एप्लीकेशन को जल्दी करें, या कोई इसी वजह थी या नहीं, या आपने कुछ भी नहीं नहीं, किया? वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो यूनिवर्सिटी में ना कोई फाइनेंस का मसला था। जी जी बिल्कुल, वो फाइनेंस नहीं देते ना जब तक आपके पास BRP कार्ड नहीं होता। हाँ जी, तो वो यूनिवर्सिटी वालों ने उनसे राब्ता किया था, ठीक है। इमिग्रेशन वालों से, होम ऑफिस से। तो उन्होंने ना फिर जल्दी से। उसके फिंगरप्रिंट दोबारा मांगे। ठीक है, मैं समझ गया। फिंगरप्रिंट जब दिए ना तो उसके 8 दिन बाद ही उसका कार्ड और लेटर सारा कुछ आ गया, लेकिन हमारा 10 माह हो गए, कुछ भी ठीक कोई है। आंसर और नहीं आपने आ रहा। सलिसिटर के थ्रू अप्लाई किया था या खुद अप्लाई किया? नहीं, सॉलिसिटर के जरिए। सलिसिटर के जरिए। ठीक है, मैं देता एक हूँ। मेरा बच्चा भी यहाँ पे बोर्न हुआ है। जी जी ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया और आपके। जी जी और सॉरी 7 ईयर की बेस पे ना मुझे वीजा मिला। जी मैं समझ गया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अब
यूजली होम ऑफिस की पॉलिसी यही होती है, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, विद इन 6 मंथ्स में। अभी आपने बताया है कि आपकी बेटी को उन्होंने दे दिया है, लेकिन अभी तक आपको और आपके दूसरे बच्चों को और वाइफ को नहीं दिया। यहाँ आप ये कर सकते हैं अपने सिस्टर के थ्रू, उनको एक ईमेल लिख दें या एक चिट्ठी लिख दें जिस डिपार्टमेंट से ईमेल आई थी कि हम आपकी बेटी को, बड़ी बेटी को वीज़ा दे रहे हो। उनको एक ईमेल लिख दें केस वर्कर को कि जी थैंक यू फॉर ग्रांटिंग माई डॉटर वीज़ा, आपने हमें वीज़ा नहीं दिया, प्लीज़ हमारा वीज़ा भी इशू कर दें, हम 9 माह से वेट कर रहे हैं। और अगर जवाब नहीं आता, फिर विद इन 1 मंथ बाद आप एक सख्त सा लेटर उनको लिखें कि जी 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं, हमें कोई अपडेट नहीं मिली, प्लीज़ एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी हमारे एप्लीकेशन को एक्सपर्टाइट करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीज़ा इशू कर देंगे। यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, 100% आपको वीज़ा वो ज़रूर देंगे। तो थोड़ा सा आप सब्र कर लें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक ठाक है? सर अल्लाह का शुक्र। कामरान साहब एक क्वेश्चन है कि हमारे पास ना 10 इयर्स की बेस पे 2.5 साल वाला लीव टू रिमेन है, जी जी और हमने ऑलमोस्ट ना 7 साल पूरे कर लिए ना। कोई ऐसी प्रोविजन है ऐसी कि जिन्होंने जिन बच्चों ने यहाँ पर अपनी एज की जो है 50% यहाँ पर टाइम गुजारा है, वो एलिजिबल हैं फॉर इंडेफिनेट के लिए? 10 साल से पहले हम अप्लाई कर सकते हैं उसको? ठीक है। और जो आपके जो बच्चे हैं जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी एज कितनी है? उनके सारों की एज जो है ना 20, 21, 20, 18, इनके ऐसे हैं 18, 19, 20, 21। 18, वाह माशाल्लाह, 18, 19, 20, 21। इसका मतलब आपने क्वाड्रुपल किया है लगातार, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अभी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी टर्न नहीं आई, आप यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ टाइप करें कामरान एजाज, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज रात को ये वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। वहाँ कमेंट्स में आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7-year चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाज़रीन वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो 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 हेलो, यू लाइव ऑन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाची मेरे 2 क्वेश्चन है प्लीज, और मैं बड़ा परेशान हाँ, तो मैंने जवाब तो दो। जरूर देवांगे। इसके विच सानू ਅਸੀਂ 6% ਆਏ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। कदों आए सो? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2004 ਚ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ। 3 साल की डिस्कशन, ठीक है ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਲੱਭੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੱਭ ਗਈ। ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। अच्छा ठीक हो। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ 10 ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮਮ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। अच्छा वो आए सन इतने विजिट वीजे दे, लेकिन ओवर स्टे कर गए, हुण वापस चले गए ने, हुण दोबारा आना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ? ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? 6 ਮੰਥ। 6 ਮਾਹ? Over 6 months, yeah. ਮੋਰ ਦੈਨ 7-8 ਮਾਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਥੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪੂਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗੁੱਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਓਵਰਸਟੇਅਰਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਾਹ ਤੋਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ऑफिस ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन, मुझे अभी याद आया है कि ब्रेक से पहले एक भाई ने सवाल पूछा था कि यहाँ कोई हाफ लाइफ का रूल है या नहीं, और मैं भूल गया उनके सवाल के जवाब देना। माजरत चाहता हूँ, अभी दे देता हूँ। जी हाँ, जैसे मैंने 2 वीक पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर आप हैं बिटवीन 18 to 25 और आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यूके में गुजारी है और कम से कम आपने 5 साल आपको हो गए वीज़ा मिले हुए, 5 साल आपको 2.5 साल का वीज़ा मिला था, फिर आपको दोबारा 2.5 साल का वीज़ा मिला, कम से कम 2 वीज़ा एक्सटेंशन आपको मिल गई हुई हैं, आपने 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं वीज़े के ऊपर, और आपकी एज है बिटवीन 18 to 25 आज। सो आपकी एज है 21। जैसे आपने बताया आपके बच्चे 18 हैं, 19 हैं, 20 और 21। आगे चारों बच्चे अगर उन्होंने 5 साल हो गए उनको वीज़ा मिले हुए, वो फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। तो इसलिए ये वेरी गुड न्यूज़ है आपके बच्चों के लिए। मेरी अब एडवाइस आपसे यही होगी कि अपने सिस्टर से मिल लें या अपने कोई भी सिस्टर के पास जाके एडवाइस ले लें जो आपको वो बेहतर एक्सप्लेन करे कि इसका क्या प्रोसेस होगा और किस तरह आपके बच्चे ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम जी, मैं आसिम बोल रहा हूँ। मेरे पास प्री सेटलमेंट है, मेरे पेरेंट्स इधर आए थे EUSS प्रीसेंट पे जी जी। तो 23 सितंबर को ना उनके फिंगर हो गए, ठीक है, बायोमेट्रिक होता है। तो अभी तक एक मेरे वाले साहब का लेटर आया है कि आप अंटिल नेक्स्ट डिसीजन जो है ना वो वेट करें। तो क्या हम होम ऑफिस में एड्रेस अपना चेंज कर सकते हैं बायोमेट्रिक कार्ड सेव करने के लिए? मेरा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो पाकिस्तान जा सकते हैं इससे पहले?
कोई और दूसरा बंदा रिसीव कर सकता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये दोबारा दोहराएं कि वो आए थे यहाँ फैमिली परमिट लेके या किस वीज़े पर आए हैं? जी फैमिली परमिट पे, फैमिली परमिट पर वो आए थे, ठीक है। जी। और उन्होंने अभी अप्लाई किया है प्री सेटल स्टेटस के लिए, जो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। जी वो प्री सेटल अपलोड किया है, उसके बाद वो फिंगर लगाए हैं उन्होंने जाके 23 को। ठीक है, 23 सितंबर को उन्होंने जाके फिंगरप्रिंट्स वो दे आए हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक एप्लीकेशन का जवाब नहीं आया, करेक्ट? मेरे फादर हैं, उनका आया जवाब के आप एक लेटर आया है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिसीजन मेकिंग सेंटर में हमने भेज दी, जी जी, पब्लिक कुछ यूज कर सकते हैं, तो हमारे डिसीजन का वेट करें। ठीक है। सॉरी, एक मिनट, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ यूके से अप्लाई किया है, करेक्ट? जी वो इधर है, वो इधर से अप्लाई किया। जी यूके से, ठीक हो गया। अच्छा, और जो पासपोर्ट है उनका, वो उनके पास है, वो होम ऑफिस के पास है? पासपोर्ट हमारे पास है। वो पासपोर्ट आपके पास? पाकिस्तान से उन्होंने जो ज्वाइन किया है यहाँ पे, सॉरी, उन्होंने मुझे आके ज्वाइन जी जी, किया मैं है, समझ गया, उन्होंने ठीक है ठीक है, मैं देता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक वो जो 6 मंथ का उनको वीज़ा दिया था, उस वो एक्सपायर्ड हो गया या अभी वैलिड है? वो 5 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। 5 सितंबर को वो ख़त्म हो जाएगा। और आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो ट्रैवल कर सकते हैं 1 वीक के लिए पाकिस्तान, करेक्ट? एग्जैक्टली। ठीक है। और दूसरा था आपका सवाल कि आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? जी 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 जी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल आप चेंज एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप होम ऑफिस को कॉल कर लें, वहाँ आपको अपना नया एड्रेस दे दें, वो फौरी तौर पर अपडेट कर देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आपके पास पासपोर्ट मौजूद है और उसकी जो वीज़े की जो एक्सपायरी है वो भी एक्सपायर नहीं हुआ और 1 वीक के लिए आपके फादर जाना चाहते हैं पाकिस्तान, वो जा सकते हैं। लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि एक्सपायरी से पहले वो दोबारा एंटर हो जाते हैं यूके में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं जनाब, ठीक हो? जी जी, ठीक ठाक। हुसैन बोल रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा बीबी और एक लड़का है, जी जी, उसका विजा टाइम खत्म हो रहा है दिसंबर फरवरी जनवरी में। जनवरी में, ठीक है। तो मैं फ्री वाई में एक्सटेंशन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पास काम नहीं है ना। हाँ जी, ये मेरा सवाल है। किसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है? बेबी का? बेबी और मेरा वाइफ का। इसलिए बेबी रो रहा है ना, उसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। और अभी आप क्या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहता हूँ जो फ्री वाई है ना, उसमें फ्री में कर सकता है ना? फ्री में? आप काम कर रहे हो? काम नहीं, मेरा पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं और लेकिन आप एप्लीकेशन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप फीवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो होम ऑफिस फ़ीस माफ़ कर देंगे। मेन चीज़ आपने ये दिखानी होगी 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल योर अकाउंट्स। और अगर आप साबित कर सकते हैं आपकी जो आमदनी है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर होम ऑफिस आपको एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमल साहब, मैं 2005 में आया था ठीक है, एज ए स्टूडेंट। तो उस वक्त आगे थोड़ी स्टडी एक्सटेंड करवा के मैंने 2010 में डिग्री मुकम्मल करके PSW में लिया था 2 साल का। ठीक है, तो उसके बाद जब वीज़ा मैच्योर हुआ तो 2012 में, दिसंबर 2012 में मैं और एक दूसरा मेरा जो बिजनेस पार्टनर, हमने Tier 1 एज ए एंटरप्रेन्योर वो ठीक है। एप्लीकेशन डाली थी, जो 50,000 फंड होने जी, चाहिए जी, business ठीक के लिए है। और ये। तो उसके वो काफी टाइम लग गया उस एप्लीकेशन को, और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने कोई जो मेरा बिजनेस पार्टनर है उसको उठा के भी लेके, यानी मतलब वो उसको थोड़ा प्रेशराइज करके पूछा, उसने कुछ कहा, कोई फिशी थिंग है या नहीं, उसको कॉशन दे दिया कि आप मतलब छोड़ दो इतने विदिन 60 डेज और ये वो। और मुझे खास उन्होंने बुलाया होता पुलिस स्टेशन 1 वीक के बाद। आप बताया ये है कि आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट गए हैं, मैंने तो डिनाई किया सारा।
और फिर हमारा केस चला, यानी उसमें क्राउन कोर्ट में, और सारा आगे ज्यूरी ने भी सुना। हाँ, ओके लेकिन इन शॉर्ट के हम क्विट हो गए उधर से, यानी मैं क्विट हो गया। ओके तो मेरा बिजनेस जो पार्टनर था उसका तो सेपरेट ही रहा, यानी कि वो उसको तो उन्होंने कहा कि आप मुल्क ही छोड़ दो, ठीक तो है। उसने थोड़ा उसने फ्री कर लिया था। तो फिर मैंने ILR की एप्लीकेशन डाली, इवन क्विटेड लेटर भी लगाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दी कि आपका करेक्टर वो उसमें आ गया। ठीक है। तो फिर आगे ट्राइब्यूनल 1 और ट्रिब्यूनल 2 और सारा जाके भी रिफ्यूज होगा। लेकिन मीन टाइम मेरा जो बेटी थी वो 7 साल की हो गई, और फिर हमने 7 साल के उस पे ले लिया वीजा। ओके गुड। अब सिचुएशन ये है कि वो जो मेरा बिजनेस पार्टनर है उसने समहाउ कोई केस ऐसे लड़ा कोई ह्यूमन राइट पे और आगे पीछे, तो वो ट्राइब्यूनल 1 से या 2 का केस विन हो गया और उसको ILR मिल गई है। मुझे फैमिली वीजा मिल रहा है 2.5 साल का, अभी पिछले साल ही मिला है। ठीक है। उसको पीछे ILR मिल रही है। लेकिन Same आपने allegation उसी पे ठीक थी, है, सेम एलिगेशन मेरे पे। ठीक है, लेकिन ये बताएं मुझे, आपने कहा कि उसने उसको सज़ा हुई और वो छोड़ के मुल्क चला गया, करेक्ट? नहीं, वो मुल्क छोड़ के नहीं गया, इधर ही रोपोश रहा है, इधर ही आगे अच्छा, यहाँ ही रह रहा है, ठीक है। रहा है। जी जी जी। तो उसने किसी थ्रू आउट किसी वकील के ना वो मतलब दोबारा अप्लाई से किया, और जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, मेरे से भी लेटर लिया, क्विटल लेटर, और फिर कोई वकील ये वो जो ठीक है। के थे कि ये मुझे प्रेशराइज किया ये वो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे भी एलिगेशन वही था और उसी था, और उसने प्ली भी किया और उसको ILR मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ दोबारा उसने, ILR? आपको ये पता है उसने लॉन्ग रेजिडेंस पर हासिल किया था किस बेस के ऊपर, या टियर 1 के ऊपर? सॉरी, दोबारा बोलिए मुझे। उसने लॉन्ग रेजिडेंस पर हासिल किया या टियर 1 के ऊपर? लॉन्ग रेजिडेंसी पे। लॉन्ग रेजिडेंस पर, ठीक है। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब आपने मुझे बताया कि उन्होंने आपका ILR एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दिया फॉर नॉट बीइंग ऑफ गुड कैरेक्टर, वहाँ मुझे भी यही ख्याल आया था कि आपको वो एप्लीकेशन चैलेंज करना चाहिए था, क्योंकि आपको अक्विट किया गया कोर्ट में। सो देयर वाज नो एक्यूजेशंस फाउंड अगेंस्ट यू। सो कोई एविडेंस नहीं थी कि यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, आपने कोई ऐसी डिसेप्शन नहीं की। फिर तो मेरे ख्याल में बनता था राइट आपका कि आप उसको चैलेंज करें और होम ऑफिस को कहें कि जी मुझे ILR ग्रांट किया जाए। अब मेरे पास आपकी हिस्ट्री नहीं है कि मैं आपको डिटेल में एडवाइस दे सकूं। बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर किसी कॉम्पिटेंट सिस्टर के पास जाके आप अपनी पूरी फाइल पेश करें, जहां एक से पढ़ सके कि जी किस वजह से होम ऑफिस ने कोर्ट ने आपके ख़िलाफ़ केस किया, क्या एक्यूजेशंस थे, आपका क्या रोल था उसमें, और उसके बाद होम ऑफिस ने क्यों आपका ILR एप्लीकेशन रिफ्यूज़ किया। अगर उसमें बात बनती है फिर मेरे ख्याल में ज़रूर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए कि जी देखें ये आपने गलत फ़ैसला किया था, मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे ILR ग्रांट की जाए। सो पॉसिबिलिटी है, एक दफ़ा ज़रूर एक सिस्टर के पास जाके मिल लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कॉल करने की कोशिश कर रहे थे और आपकी टर्न नहीं आई, आज रात को ये वीडियो हम पब्लिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर जाएं और वहाँ टाइप करें मेरा नाम कामरान एजाज, KAMRAN, सरनेम ईजाज EJAZ। वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आएगी। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। लास्ट वीक मैंने मेरे ख्याल में 60 या 70 जवाब दिए थे यूट्यूब के ऊपर से, इसलिए कोई भी सवाल अगर आपका है वहाँ जाके आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आपने सब्सक्राइब करना है। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस TV पर। अस्सलाम वालेकुम।